Okay, so welcome back to the class again. I guess everyone and everything would be doing well and good. Great. Any issues? Any issues का? We'll start today with the chemistry part. आज हम लोग chemistry का शुरू करेंगे, ठीक है? Clear? That is acids, bases and salts. Acid, base and salt. ठीक है? Okay. Let me tell you some few things about this chapter first of all, कि आपको इस चैप्टर को कैसे लेकर के चलना है, ठीक है? How do you have to approach this subject? I mean this chapter. ठीक है? ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाई जानी चाहिए, ठीक है? ऑलमोस्ट आई गेस 30 to 40% ऐसा होगा जो आपको समझाना है. इनफैक्ट आगे वाला जो चैप्टर है, आई मीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट्स ऑल्सो डील्स विद द सेम काइंड ऑफ अप्रोच. उसमें भी अप्रोच जो है वो सिमिलर रखिएगा आप, जिसमें जैसा आप इसमें रखेंगे. 30 to 40% या 30 to 35% ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझानी चाहिए या समझाई जाएंगी या समझाने लायक है. बाकी के जो 65% या 60% ऐसा है जो आपको कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली मेमोराइज करना पड़ेगा. बोले तो रटना पड़ेगा, बोले तो याद करना पड़ेगा. इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है. हाँ, what I can help you with is कि I can make you understand that 30% और 40% as much as I can. जितना ज़्यादा हो सके उतना हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, वो 30 या 40%. और वो 30 या 40% जब आप याद कर, आई मीन जब आप समझ लेते हो तो 60% याद करना आसान हो जाएगा. केवल ये एल्स आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि 60% आपका इस पूरे चैप्टर में आपको रटना है, रटना है, रटना है, बस, और कुछ नहीं है. समझे? ऑलमोस्ट आपको रटना ही रटना है, दूसरा कोई उपाय नहीं. समझाने वाली चीज़ें जो होंगी वो हम आपको बता देंगे, बट वो बहुत कम है. समझाने लायक चीज़ें बहुत कम है इसमें, ठीक है? इसमें भी और आगे वाले चैप्टर में भी, मेटल एंड नॉन मेटल में भी. समझे? तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच यू नीड टू कीप फॉर बोथ द चैप्टर्स. दोनों चैप्टर्स के लिए आपको सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको समझौता थोड़ा सा कम करना है और दिमाग को तेज चूरन खाइए और टंटना के एकदम रटिए. समझे? समझे कि नहीं? हाँ, चतुर राम लिंगम वाला चूरन खाइए, चूरन फाँकिए और रटिए. समझे? जितना ज़्यादा रटिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दोनों चैप्टर में, ठीक है? समझ गए? समझाने लायक चीज़ें बहुत कम है. क्लियर? कोई दिक्कत? जितना होगा हम ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कर देंगे. बट आप इसे ध्यान में ज़रूर रखें कि इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको रटना ही है, एकदम पूरा उमच के रटना है. बस सुबह उठिए रटिए, सुतिए रटिए, उठिए रटिए, बस रटिए रटिए रटिए, और दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? क्लियर? बिकॉज आप मान के चलिए आपको हम बता देंगे A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, तुम चाहती हो कि हम इसको समझा दें. क्या समझा दें? नहीं, जस्ट टेल मी, क्या समझा दें? APPLE एप्पल, इसमें हम क्या समझाएं? व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? है कि नहीं? है ना? समझते हैं कि नहीं ये बात? हाँ, वैसा ही होगा इसमें. बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टॉपिक बताएंगे और उसमें जो है जो मतलब जो हमको लगता है कि हमको समझाना चाहिए वो हम समझा देंगे. यह समझाने लायक है वो आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए तो आप लोड लेना ही नहीं, ठीक है? उससे आपको स्कूल से आपको ज़्यादा ही यहाँ पे आपको समझा देंगे, कोई इशू नहीं है. बट देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू कि ये जो है वो ज़्यादातर रटने वाला है, इसका कोई उपाय नहीं. समझे? इट इज़ जस्ट लाइक द चार्जेस दैट यू हैड लर्नड, देयर वाज नो ऑप्शंस. करना था, कोई उपाय नहीं है उसका. बुझे? हाँ, उसके बेसिस पे आप रट लिए, उसके बाद हम उसका आपको एप्लीकेशन समझा सकते हैं. कहाँ देखिए इसको एप्लीकेशन, ये आप ऐसे अप्लाई करिएगा. बट देर आर सम थिंग्स विच आर फैक्चुअल एंड देर आर समथिंग विच आर डिस्क्रिप्टिव और कंसेप्चुअल. कंसेप्चुअल चीज़ों के लिए आपको लोड लेना ही नहीं. आई नो कि हाउ टू मेक और हाउ टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट्स, बट वो चीज़ें जो फैक्चुअल है वो आपको करना पड़ेगा. जैसे अगर कोई फैक्चुअल क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब की ओर से उगता है. नाउ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस वन. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. भैया, व्हाट डू आई एक्सप्लेन ओवर हियर?
उधर से वो क्यों उगता है? वेस्ट से भी तो उग सकता है, हैं? और रक्षाबंधन नहा ही नहीं ना। And what kind of doubts the people can have over here is कि suppose there are some silly questions का कोई उपाय नहीं है इस बार, ठीक है, इस दोनों चैप्टर्स में, इन दोनों चैप्टर्स में रहता है। जैसे फैक्चुअल क्या है कि ताजमहल आगरा में है। Now you want me to explain this fact. इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? हैदराबाद में क्यों नहीं है, आगरा में क्यों? क्योंकि वो बनाया है इसके लिए। हाँ, क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, साहब आपको हम फैक्ट बता सकते हैं। देखो ताजमहल जो है वो आगरा में है। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको ताजमहल का फोटो दिखा देंगे और आगरा का फोटो दिखा देंगे यहाँ, है? इससे ज़्यादा क्या चाहती हो तुम? व्हाट डू यू वांट मी टू डू दैट? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? शुड आई शिफ्ट दैट बिल्डिंग टू समवेयर एल्स? कहीं और शिफ्ट कर दे तुम्हारे अनुसार? दैट कैन नॉट बी डन। और उसमें क्या एक्सप्लेन कर दे? और ताजमहल इज इन आगरा, मैंने आगरा, तुम रट लो, और क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? अप्रोच समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है? आपको जो बता दिया जाएगा वो डेली जो है वो रट लीजिए, उसका कोई उपाय नहीं। बार बार उसको करते जाओगे, दिमाग में जितना बार देखोगे उतना बार तुम्हारे दिमाग में आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू, वो आपको मदद करेगा। फाइन, क्लियर, ओके, ग्रेट। सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट मैटर। क्या आपने मैटर पढ़ा हुआ है? क्या होता है मैटर? स्पेस एंड वॉल्यूम। दोनों तो एक ही बात बोल रही, स्पेस एंड वॉल्यूम, बतिया तो वही है। ओके, सो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आई मीन लास्ट क्लास में, कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। मैटर जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला जिसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, और दूसरा जिसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? कोई दिक्कत? Pure substances can be further classified into 2 groups. Pure substances can be further classified into 2 groups. इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा जिसको हम कहते हैं कंपाउंड्स, ठीक। दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, टेल मी व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें मतलब What do you mean by pure substance? छी जो एक ही तरह के मटेरियल से बना, जो सेम तरीके के एटम से बना हो, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट भी तो वही है, लेकिन कंपाउंड का दूसरा होता है। दूसरा होता है। फिर इसमें कैसे आया, है कि नहीं? क्लास 9 में एब्सेंट थी जब पढ़ा रहे थे? नहीं, उसके बाद भी तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। कैमरा घुरा देंगे, तुम देने में बता दे रहे। हाँ, क्लास 10 क्या है, क्लास 9 घूस दे के पढ़ी नहीं? अच्छा, क्लास 9 तो तुम लोग का कोरोना था ना, 19-20 की बैच की तुम लोग। फिर तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए था कि हाउ कंपाउंड इज केप्ट ओवर एयर। Pure substances are those substances which are composed of similar kind of atoms. A group of similar kind of atoms is known as elements. A group of 2 or more than 2 different kinds of atoms are known as compound. अरे तेरी तो अलग हो गया, इसमें कैसे है कि नहीं? हाँ, this is because कि a compound is formed by the chemical combination of 2 or more than 2 different kinds of elements which are combined in a fixed ratio. That is why they are kept over here. क्लास 9 का लेक्चर देखिए एक बार, हैं? बुझे कि नहीं? भोम सब। ओके, एंड एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, राइट? ओके, सो एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं मेटल,
दूसरा जिसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरा जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, बोले तो सेमी मेटल्स। ठीक, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर। एंड कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू 3 ग्रुप्स। कंपाउंड्स को भी हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट लीव ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस को छोड़ डालो, उतना ये नहीं है। ठीक है, अभी इम्प्योर वाले को बाद में देखेंगे। सो कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन comes to be called as acid, second one base, and the third one as salt, which is the name of your chapter for this present class. Acids, bases and salts. Acid, base and salt. इसी क्लास में आपको अगले चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा, मेटल नॉन मेटल। बुझलू कि ना? क्लियर? समझ में आ रहा है हम लोग कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं? क्लियर? कोई दिक्कत? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हम लोग यहाँ पे चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई इशू नहीं है ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए कंटिन्यू करें। ओके, सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। ठीक, हम लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? किसी से भी पूछा जाए कि एसिड क्या होता है तो बताइए क्या होता है? एसिड्स, चलो बताओ, बचपन का प्यार याद करिए और बताइए। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको एसिड बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बोल रहे पिंकी। हाँ, तो बचपन में नहीं जी का, सीधा बड़ी हो गई। बेस क्या बोलते हैं वो? एसिड। हम एसिड पूछ रहे हैं, एसिड बता। एसिड हाईली रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव। अरे गजब, क्या बोलीस? बोल रहे तुमको भी यही पता है? तुमको भी यही पता है? तुमको भी यही पता है? चलिए ठीक। एसिड्स, लेट मी टेल यू, बचपन वाले क्लासेस में एसिड्स, कोई पूछे कि एसिड क्या होता है तो मेरे ख्याल से एसिड बेस आपने पढ़ा होगा ना क्लास 7 में। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ा, चलना पड़ेगा क्लास 7 में, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और वो बचपन के क्लास में आप देखेंगे तो एसिड को आपको क्या बताया जाता है? तो एसिड आपको वो बताया जाता है कि एनीथिंग दैट इज सॉर इन टेस्ट। एनीथिंग, एसिड क्या होता है? कोई पूछेगा ना कि एसिड क्या होता है तो बोलता है कि एनीथिंग दैट इज सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट, सॉर समझते हो? सॉर, सॉर, सुअर। सॉर बोले तो खट्टा। कोई भी चीज़ जो खट्टा लगे आपको, ठीक है, उसको एसिड कहते हैं। ठीक, समझे? और उसी के कॉन्ट्ररी में आपको बेस क्या बताया गया था? तो बेस के लिए बताया जाता है कि एनीथिंग दैट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर, बिटर समझते हैं? कड़वा, है ना? कड़वा तेल। एनीथिंग दैट इज बिटर इन टेस्ट comes to be called as base। या एनीथिंग दैट इज सोपी टू टच, साबुन जैसा टच करने में लगे। ठीक है, सोपी टू टच, है ना? साबुन जैसा, पिक्चर पिक्चर, दैट इज अ बेस। और वही एसिड देखिएगा तो एनीथिंग दैट इज कोरोसिव टू टच। कोरोसिव, कोरोसिव बोले तो छुएगी एकदम, जो भौं कर देगा, एकदम पूरा जला राख कर देगा। एसिड्स टेस्ट करते ऐसे देखा है? फिर टेस्ट करते कैसे? अरे नहीं, वो बात नहीं है। बात यहाँ ये है छोटा सा
कि दैट हैज गॉट कोरोसिव इन नेचर, इसका कोरोसिव नहीं, सॉरी, सॉरी कोरोसिव लिख दिए। अब बर्निंग इफेक्ट होता है इसमें, थोड़ा सा जलन टाइप का लगेगा, ठीक है, जलन टाइप का लगेगा, समझे, जैसे तवा के पास से हाथ रखिएगा ज़्यादा तो जलन टाइप का लगता है ना, वैसा जलन टाइप का लगेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अगर आगे लेकर के चलें, ठीक है, कि जो खट्टा लगेगा वो एसिड है और जो तीता लगेगा वो कड़वा लगेगा। हाँ, जो कड़वा लगेगा वो बेस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तीता एंड कड़वा, राइट। तीखा इज मिर्ची एंड कड़वा इज करेला, तो करेला टेस्ट का है ना, तो जो करेले का टेस्ट का लगेगा वो हमारा बेस है, समझे कि नहीं? जनरल बात यहाँ पर ये नहीं है कि कौन ये है कौन ये है। द थिंग इज दैट कि अगर हम इसी को बेस मान के चलेंगे इट विल नॉट हेल्प मी, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे पहले क्या बोला कि एसिड है कि बेस है, कैसे पता करें? बोला चाट के, चाटिए उसको और चाट के पता करिए खट्टा है कि कड़वा है। अच्छा ऐसा, आदमी गया ग्राउंड और वहां से एक झोला जो है वो गोबर लेके आया और बोला बताइए एसिड है इसमें कि बेस, कैसे पता करेंगे? बोला चाट के, लीजिए। आइए और अपना मुंह का उद्घाटन करिए, इसमें चाटिए और बाकायदा मुझे बताइए कि खट्टा लगी था कि कड़वा। गोबर खट्टा कड़वा भी लगता है। हमको क्या पता, हम कभी नहीं खाए हैं, तू खाओ और हमको बताओ। है आदमी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे नींबू बोला, नींबू में क्या है? बोले चाट लीजिए ना जी, चाट लिया नींबू काट के, समझे कि नहीं? लहसुन इसमें क्या है? चाट लीजिए ना काट के। प्याज इसमें क्या है? चाट लो ना जी। संतरा क्या है? चाट लो। सब चाट ले दिन गुजर रहा था। एक दिन बंदा दिमाग बुरा गोबर लेता है, कैसे पता करे? चाटने से बोले चाटिए और बताइए। यहाँ पे ये टेस्टिंग वाला जो मेथड है इसका ड्रॉबैक आया। इस वाला ही तो हम सोचे ही नहीं थे, गोबर लेते हैं चाटने। दिस इज नॉट अ ट्रू मेथड जिससे हम ये पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस। हाँ भाई, जो चाटने लायक चीज़ें हैं आप उसको चाटिए, वो सही है, चलो ठीक, बेहतर है। नींबू चाटे, संतरा चाट लिए, वो सब ठीक है। बट और भी तो चीज़ें हैं धरती में जिसको हमको पता करना पड़ेगा कि वो एसिड है कि बेस है? तो सब चीज़ चाट ले चले हम। पसीना क्या है? चाटिए, बताइए, चाट के बताइए मेरे को क्या है इसमें, एसिड है कि बेस? कुछ भी हो सकता है ऐसा। तुमको कैसे पता रहे? चाटिएगा। मैं बताई थी कि पसीना सॉल्ट है। सॉल्ट नहीं है उसमें, कुछ बॉडी से क्या तो होता है। तो भुंजिया में नमक क्या डालते? पसीना चुवा देती। या खाने वाले में कभी भी कम लगेगा तेरे को नमक वमक, पसीना ऐसे करके अब बस डाल देना खाने में और एकदम मिला के एकदम पूरा तुब लेना। ओके, सो देर आर मेनी मोर थिंग्स विच कैन नॉट बी टेस्टेड बट इट इज नीडेड कि हम पता करें कि वो एसिड है या बेस। बट टेस्टिंग इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। हमेशा टेस्ट करना ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है, समझे कि नहीं? समझ रहे हो? आपके मुंह में भी काफ़ी सारे जो वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पेट में भी पाए जाते हैं, तो आदमी पता क्या मुंह में आपका क्या, चाट लो, मुंह फाड़ रहे चाट लो। दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। है क्या? है क्या? नहीं जी नहीं। तो हमें एक कन्वीनियंट मेथड की आवश्यकता है जिससे हम पता कर सके बिना चाटे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। तो ये पता किया गया कि एक कंटेनर लिया गया, ठीक है। लेट अस टेक अ कंटेनर। क्या लिया गया? कंटेनर। और इस कंटेनर में हमने रखा वाटर। क्या रखा? वाटर। पढ़ो ना जी, तुम्हारा टाइम आएगा तब पढ़ा देंगे। बहुत पीछे हो तुम, अभी पढ़ो। सो कंटेनर में हमने वाटर रखा।
ठीक है। और जिस भी चीज़ को आपको पता करना है कि वो एसिड है कि बेस, आप उसको इस पानी में डाल दीजिए, रिएक्शन करवाइए, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद ये पता करिए कि आई मीन ऑब्जर्व करिए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया था, ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि पानी में डालने के बाद यदि आपका जो है H+ आयंस पानी में जो भी आपने डाला उसको अगर पानी में डालने के बाद इफ द पर्टिकुलर थिंग इज रिलीजिंग H+ आयंस, अगर वो H+ आयंस रिलीज करता है, H+ आयंस रिलीज करता है, देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एसिड, उसको हम एसिड कहेंगे। हर वो चीज जो पानी में डालने के बाद या पानी से रिएक्ट करने के बाद या एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो पानी वाला है ना, तो एनीथिंग, हर वो चीज, एनीथिंग which when dissolved or which when reacted with in its aqueous solution, aqueous solution में जब डाला जाए तो वो capable है H+ आयंस को रिलीज करने में। if the particular thing is releasing H+ ions when reacting with the aqueous solution, then that particular substance is called as an acid। तो पता चला हाँ ये ठीक है, गोबर लाइए, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाइए और देखिए कि H+ आयंस रिलीज करी था कि ना, कर रहा है तो फिर वो एसिड है, नहीं कर रहा है नहीं तो फिर वो एसिड नहीं है, सिंपल, क्लियर। ये ज़्यादा सही लग रहा नहीं है कि नहीं, ये वाला ज़्यादा सही है। तो कहाँ चाटते चलेंगे गोबर ओबर हम, राइट, ये ज़्यादा सही लग रहा मेरे को। पानी लाइए, रिएक्शन करवाइए और चेक करिए कि H+ आयंस दे रहा है कि नहीं। H+ आयंस, डू यू नो व्हाट इज H+ आयंस? H+ आयंस क्या होता है? अगर वो अगर हाइड्रोजन अपना एक आयन लूज कर दे, आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो भी लूज कर देगा तो ये H+ और कुछ नहीं बल्कि आप इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हो। प्रोटॉन्स मतलब कि कोई भी चीज़ जब आप पानी में डालते हैं तो क्या वो प्रोटॉन रिलीज करता है कि नहीं, प्रोटॉन रिलीज करेगा तो वो एसिड होगा और नहीं तो फिर नहीं। तो प्रोटॉन से बेहतर लोग H+ आयन से बोलते हैं, तो आप H+ आयन बोलिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दिया तो उसके बाद बचा क्या, प्रोटॉन तो है वो, और तो कुछ है नहीं उसमें, समझे कि नहीं। दैट्स व्हाई प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो कहीं बोला जाए तो इसके लिए जो है वो ज़्यादा लोड नहीं लेना गया, एक कौची बोल दिया, सही बोल रहा है, क्लियर, ओके। बेसेस पता करने मेरे को, बेस है कि नहीं, H+ आयन निकला ये तो सही है, और नहीं निकला तो वो बेस बोल देंगे उसको, का है कि नहीं, नहीं, H+ आयंस निकलता है तो उसको एसिड बोलेंगे, अगर H+ आयंस नहीं निकलता तो उसको एसिड नहीं बोलेंगे, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड नहीं है तो बेस है, इससे सिर्फ हमें ये पता चला कि वो एसिड नहीं है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो बेस है कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। तो अगेन कॉमन मेथड लेंगे हम, इसमें भी हम एक कंटेनर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, पानी से फिलअप कर देंगे। पानी से फिलअप करने के बाद कोई सब्सटेंस जिसको आपको पता करना है, आप उसको यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाइए। एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाने के बाद जस्ट सी दैट कि क्या वो OH- आयंस रिलीज करता है कि नहीं। अगर वो OH- आयंस रिलीज करता है तो वो बेस है, और नहीं तो फिर वो नहीं है, ठीक है। OH-, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन OH एंड OH-, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, OH को कहेंगे हाइड्रोक्सिल, लेकिन OH- को हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड सिंपली। ये आपने पढ़ा होगा चार्जेस वाले में, है ना। OH को हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल और OH- को कहेंगे हाइड्रोक्साइड, क्लियर कि नहीं। केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है कि आपको यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, ठीक है, समझे। हाँ, तो कोई भी एसिड कब होगा, जब वो H+ आयंस रिलीज करेगा।
कोई भी बेस कब होगा? जब वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। डार्लिंग सीधी सी बात यहाँ पर ये है, आप समझ के देखिए कि कोई भी एसिड H प्लस आयन से रिलीज करेगा तभी वो एसिड है, ठीक है। वो H प्लस आयन लाएगा कहाँ से? अपना ससुरारी से। दहेज मांगेगा वो? नहीं ना। विच ऑल्सो टेल्स मी, इससे मुझे ये कंक्लूजन पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो, उसी को हम कहेंगे एसिड। बिकॉज बिना हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस के वो H प्लस आयन यहां से रिलीज कैसे करेगा? आर यू गेटिंग मी? जब तक उसमें हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो वो छोड़ेगा कैसे? समझे? सिमिलरली आपका कोई भी बेस अगर होगा तो वो एक ऐसा कंपाउंड होता है, एसिड बेस केस में था, कंपाउंड के अंदर में था ना, अभी बताया पिछले स्लाइड में, कंपाउंड के अंदर था। तो कंपाउंड कब होगा वो? कंपाउंड बेस कब होगा? जब उसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसको पानी में डालने से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। बिना इसके प्रेजेंस के इसको कैसे छोड़ेगा वो? समझे? और बिना हाइड्रोजन हुए हाइड्रोजन आयन कैसे छोड़ेगा वो? इसका मतलब यह है कि अगर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एसिड है, समझ में आया? अगर इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बेस है, समझ आया? सो इट वाज जनरली ऑब्जर्व्ड कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो जनरली एसिड कहलाता था, ठीक, या कहलाया जाएगा। समझ गए? और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके केमिकल फॉर्मूला में आपका OH बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में डालने के बाद वही हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में छोड़ेगा और यही हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में वो छोड़ देगा पानी में डालने के बाद। क्लियर? तो ये मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, समझे? अब पता करना कि कौन एसिड है और कौन बेस है, बिकॉज चाटने वाला जो मेथड था ये, इससे जो है वो आपकी टेस्ट खराब हो जाएगी, समझे कि नहीं? घर जाओगे गोबर गोबर गम के गमू, गोबर चाटे थे पता करने के लिए एसिड था कि बेस। इससे बेटर ये है कि आप उसको एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट करवा के देख लीजिए कि क्या वो H प्लस आयन से रिलीज कर रहा है या OH माइनस आयन से रिलीज कर रहा है। यदि H प्लस छोड़ रहा है तो फिर वो एसिड है, यदि OH माइनस छोड़ रहा है तो फिर वो बेस है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग कोची, चलिए क्लियर है? आइए लिख ले एसिड्स। क्या होगा? जो पुराना था वो तो आप ऐड कर ही सकते हैं, जो मेन है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? एसिड्स दीज आर द कंपाउंड्स, जारा बेनिता बुला रहा, चले, these are the compounds which are capable of releasing H plus ions in its aqueous solution। अपने aqueous solution में जो केपेबल है H प्लस आयन से रिलीज करने के, उसी को अपन एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल बता दे क्या? एक आध दो को एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल रट लियो, है ना? एग्जाम्पल जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आम भाषा में HCl बोलते हैं, ठीक है? आप सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आम भाषा में, हाँ बोला, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं आम भाषा में? नहीं सॉरी, इसके पास 10 रुपया है, तुम लोग पास भी होगा 10-10 रुपया, होगा कि नहीं? होगा ना 10-10 रुपया। कोई भी हार्डवेयर दुकान जाइए और वहाँ से एक रैट किल खरीदिए। क्या खरीदिए? रैट किल, और उसको घंटा घंटा चाटिए और पता करिए कि वो एसिड है कि बेस है। डिटर्जेंट H2SO4 कभी नहीं सुने होंगे जीवन में? नाम पूछ रहे तो क्या बोल? अच्छा, तो ये नाम है। क्लियर? ओके ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू द बेस। बेस क्या है भाई? तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, दीज आर द कंपाउंड्स
which are capable of releasing OH minus ions in its aqueous solution। जो अपने aqueous solution में OH माइनस आयन से रिलीज करे उसको हम बेस बोलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं और OH माइनस को हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वेरी गुड बेस। बताओ फॉर्मूला। भूमि। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ अब बोल, हाँ अब बोल। MgOH2। MgOH2। राइट, अब क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई इशू? चलिए अपन इसको भी चलो चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना। चलिए हम जान गए कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इतना क्लियर। उसका बेसिक डिफरेंसेस हम जान गए कि उसको कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, राइट? कैसे पता करेंगे? चार्ट के तो जी एक्वस सॉल्यूशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो H प्लस आयन से रिलीज कर रहे हैं कि OH माइनस आयन से रिलीज कर रहे हैं। यदि H प्लस कर रहे होंगे तो वो एसिड होंगे और यदि OH माइनस आयन से रिलीज कर रहे होंगे तो बेस होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। अब यहाँ पर बात, जब इतना बात हो गया तो लोगों को ये लगने लगा, अच्छा मतलब ये हम सब जगह हमको पानी ढोते लेके चलना पड़ेगा है? रेगिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है, हम रिएक्शन करने के लिए पानी लाए। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आदमी को इसमें से भी एतराज होने लगा, बिकॉज टू नो कि अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज अ बेस और इज एन एसिड, दे हैव टू कैरी वाटर अलोंग विद देम। कम से कम चाटने वाला ही ठीक था, जीभ को कैरी तो नहीं करना पड़ता था, जहाँ जाता था वहाँ पे अपना जीभ लेते जाता था। लेकिन इसके लिए पानी बाल्टी लेके जाना होगा ना, हैं? समझे कि नहीं? भले जो है वो चाटने से बेहतर था, लेकिन भारी था, बाल्टी भारी रहता है रे, तो बाल्टी भारी है तो मैंने दिक्कत है। समझ में आया? हाँ, तो लोग बोले ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ई का बात हो गया। तो बोला क्या करोगे? बोला चाटेंगे भी नहीं और बाल्टी भी नहीं ढोएंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेस है, राइट? समझे कि नहीं? सो व्हाट डू दे डू एट दैट टाइम? उन्होंने क्या किया कि दे डेवलप्ड सर्टन सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस उन्होंने डेवलप किया जो आपको ये बता सकता है कि आप जो लिए हैं वो एसिड है कि बेस है। सच सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दिया एज इंडिकेटर्स, दे कॉल्ड देम एज इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। बोले तो इंडिकेट करने वाले। क्या इंडिकेट करने वाले? कि वो एसिड है कि बेस। गाड़ियों में भी आप देखिएगा इंडिकेटर्स लगे होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? आप जो इंडिकेटर चलाइएगा लेफ्ट की तरफ तो अब बंदा समझ जाता है कि आप लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़िएगा। देखिए वो पीला पीला कलर का डै डू जलते रहता है ना, जलाने पे जलता है। राइट टर्न करना है, राइट वाले में कर लीजिए तो राइट वाला जलने लगेगा, तो पीछे वाला और आगे वाला दोनों समझ जाता है कि ये बंदा जो है वो राइट मुड़ेगा। अदरवाइज सोच के देखो, हम जा रहे हैं इधर से एकदम मस्त टाइप से, भग से इधर घूम गए, अगला आ रहा था एकदम पूरा स्पीड में, धुन दिया हमको, या फिर पीछे वाला मार देगा, क्योंकि आगे वाले को भी नहीं पता है कि हम अभी मुड़ने वाले, पीछे वाले को भी नहीं पता है मुड़ने वाले, है कि नहीं? वो भी तो टैना नैना नैना करता आ रहा है, धूम में चाले धूम में, समझे कि नहीं? तो अपना धूम के चक्कर में तुम्हारा जो चिता लेटा देगा, समझा यार? तो इससे बेहतर है कि इंडिकेटर जला के चलिए। कि आपको कहने लेफ्ट जाना है, कहने लड़की लोग तो एकदम करने राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट घुस जाती है वो लोग,
लड़की लोग सामने ये सब कभी नहीं करने का। लड़की लोग सामने दो चीज़ें नहीं करने का, उसका इंडिकेटर पे कभी भरोसा नहीं करने का कि वो किधर जाएगी, और दूसरा ठीक है कि उसके सामने जाके कभी हॉर्न नहीं मारने का। ठीक है, हॉर्न इसलिए मारते हैं ताकि लोग पता चले कि पीछे गाड़ी है, साइड कर ले। ठीक है, जैसे लड़की के पास जाके हॉर्न मारेगा, दिल त्याग लेगी, पहले कौन है उसके बाद घुरेगी, और दो और उन लोग ढोड़ गई कि यू 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 करने लगी एकदम भयानक टाइप से, अकबका जाएगी वो लोग, ऐसा जैसे एकदम पूरा उसका टैरवा पे सटा दिए हैं और उसके बाद हॉर्न मार रहे हैं, जल्दी हट नहीं तो आज पारे कर देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है, बट लेडीज़ का ऐसा है, वैसा करती हैं। ठीक है, स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक का नहीं, पाँव का इस्तेमाल करती हैं, घिसड़ा ले चलेगी सब जगह। अबे ब्रेक मार, स्कूटी रोकने बोलिए पाँव नीचे कर लीजिए, ऐसे रगड़ा रही है एकदम, ले ब्रेक दिया हुआ है, ब्रेक मार, गाड़ी रुकेगा। पाँव रगड़ने का जो रे, चप्पल भी खराब हो रहा फालतू का है। अरे तुम क्या सोचती है, मतलब पाँव रगड़ के तुम जो स्कूटी रोक लेगी, वाह होशियारी। तो ये सब रिस्क नहीं लेने का लड़कियों के साथ, समझे कि नहीं। हाँ, बड़े खतरनाक होती हैं लड़कियाँ, समझे कि नहीं। राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाएगी पट से, समझे, और बाद ठोक दोगे तुम, और बाद फिर 10 गो आदमी जमा हो जाएगा वहाँ, कहो मैडम, कहो मैडम, कहो मैडम को कुछ नहीं हुआ है भाई, हमको हुआ है, मैडम को क्या होगा, मैडम के कारण हुआ है सब। अब पब्लिक मानेगा नहीं उस समय, अरे इतनी प्यारी लड़की कैसे लेफ्ट राइट नहीं जानेगी जी, गजब आप बात कर रहे हैं जी। पढ़ल लिखल देखिए तो मुंह देखिए तो इसका पढ़ल लिखल नहीं लग रही, लेफ्ट राइट नहीं जानेगी है। आप शकल से आदिवासी लग रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, ठोक दिए इसको, बेचारी पैसा भरिए इसका, स्कूटी का नुकसान हुआ। ऐसे लोग करते हैं, समझे कि नहीं। अभी रिसेंटली देखिए लखनऊ में वो लड़की एकदम क्या टैक्सी ड्राइवर मारी, एकदम मोहम्मद के 22-23 झापड़ टटरा के, उसके बाद फिर माफ़ी मांगी। क्या करोगे, लड़की लोग के साथ रिस्क नहीं। रिस्क क्या मतलब, कुछ नहीं, लड़की लोग जा रही है कहीं रोड से, हम अब चुपचाप साइड हो जाते हैं हम कि जो तू पहले जो, लेडीज़ फर्स्ट, जो तू जाओ वहाँ पहुँच के फ़ोन करना हमको, हम पहुँच गए हैं तब हम यहाँ जाएंगे। लड़की लोग के साथ रिस्क नहीं। मैं लोग गजब, एकदम गजब टैलेंटेड होते वो लोग, गजब। दे कैन डिस्ट्रॉय एनी वन ऑन द रोड, रोड में वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लड़कियाँ। एक तो गिर जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा फालतू का, उठ के केवल तुम्हारे तरफ ऐसे करके कस के 2 बार खूंच देना, उसके बाद वो लड़का धुना जाएगा, उसका परिवार तक बात पहुँच जाएगा, बाप को भी खींच के लाएगा, थूरेगा पब्लिक से अलग, समझे। रिस्क नहीं, लेडीज़ लोग बहुत खतरनाक है आज के डेट में, समझे। खैर, सो इंडिकेटर्स आर दोज विच कैन टेल यू कि आपने जो लिया है वो एसिड है कि बेस है। क्लियर, दीज आर सिंपल सब्सटेंसेज विच आर डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। क्लियर, ओके। सो बाय द टाइम इट ऑल्सो गॉट इन टू द एक्शन कि इंडिकेटर्स कुड बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इंडिकेटर्स जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। पहला जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और दूसरा जिसको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। क्लियर, नेचुरल इंडिकेटर्स। कोई दिक्कत यहाँ पर, ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑफ फ्यू टाइप्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, पहला सिंथेटिक, अच्छा सिंथेटिक और नेचुरल क्या है, नेचुरल जो आपको नेचुरली जो मिलेगा वो, ठीक है, और सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक वो होता है जो आपको आप सिंथेसाइज करते हैं, बोले तो आर्टिफिशियली आप बनाते हैं उसको, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में आप इसको बनाते हैं बाय टेकिंग सम केमिकल रिएक्शंस और बाय यूजिंग द नेचुरल इंडिकेटर्स एज द रॉ मटेरियल। नेचुरल सब्सटेंसेस को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके आप सिंथेसाइज कर दीजिए, अलग कंपाउंड बना दीजिए, तो वो हो गया आपका सिंथेटिक, और या फिर आप सिंपली नेचुरल वाला ले लीजिए। क्लियर, ओके। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर, ठीक है, द फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर। क्लियर, जगह उधर है नहीं, सो व्हाट वी कैन डू इज सेकेंड वन इज फेनोल्फ्थलीन, फेनोल्फ्थलीन, ठीक है। नंबर थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फेनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से।
आपके सिलेबस में इतना ही है, लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? कोई दिक्कत? ये तीनों जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। बोले तो ये आपको सिंथेसाइज किए जाते हैं। कैसे? केमिकली। ओके, सो लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये 3 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। फाइन। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स में नंबर 1 हमें पढ़ना है, दैट इज रेड कैबेज, लाल गोभी, रेड कैबेज। आए? लाल गोभी भी होता है? नहीं देखी है तो नहीं होता है मैंने। फिर साटन देखी है? नहीं है ना? फिर करे है कि नहीं? नेपाल देखी है? नेपाल देखी है? अच्छा, तुम लोग दोनों गई थी घूरे ना? अच्छा, ऐसा। पेरिस देखी है? नहीं है? जो नहीं देखे नहीं है, वाह। करे पिंकी थोड़ी। रेड कैबेज, टर्मरिक, टर्मरिक समझते हैं? कहा जी? हल्दी। टर्मरिक हो गया, ठीक है। एंड नंबर 3 वी हैव टू गो फॉर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बता देंगे, रुको ना, केवल जानो तो यही सब है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स होंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में, जैसे ऑनियन, क्लोव, ठीक है, ये सब है। और भी अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ऑनियन, क्लोव, अभी मेरे को इतना ही ध्यान में आ रहा है। ओके फाइन, क्लियर, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ओके, ये हमारा फ्लो चार्ट है कि हम लोग कहाँ से कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विल टेल यू अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम पहले देखेंगे, लिटमस पेपर देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, फेनोल्फथलीन कैसे काम करेगा और मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करेगा। बस इतना ही जानना ही है और कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। समझ में आया? अब हम बता देंगे कि लिटमस पेपर कैसे काम करता है, तो डू नॉट टेल मी कि एक्सप्लेन दिस वन। समझ गई? हाँ, एंड दीज थिंग्स ऑल्सो सेम। अब ये हो गया आपका रटने वाला पार्ट, समझे? इसी के हम बात कर रहे थे। ये जब बता दें तो उसके बाद फिर आपका रटने वाला पार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या समझेगी कि ये कैसे काम करता है? क्या बकवास है? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। ओके ठीक, इसको हम लोग छाप लेंगे।